हेलो फ्रेंड्स, पीएचपी सीखने की सीरीज़ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो के अंदर हम पीएचपी के अंदर फॉर्म वैलिडेशन के बारे में जानेंगे। और यदि फ्रेंड आपने अभी तक पीएचपी सीरीज़ के ये सभी वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले आप इन सभी वीडियोस को भी ज़रूर देखें ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो इस पर मैंने ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बना दी है और इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो फ्रेंड्स, ये जो पीएचपी में फॉर्म वैलिडेशन वाला कंसेप्ट होता है ये आपकी वेबसाइट के फॉर्म के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि फ्रेंड्स कुछ ऐसी क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग होती है जिन्हें अगर आपके वेबसाइट के डेटाबेस में भेज दिया जाए तो ये आपकी वेबसाइट को हार्म कर सकती हैं। तो एक्चुअल में वैलिडेशन वाला कंसेप्ट आपके फॉर्म को या आपकी वेबसाइट को हैकर्स और स्पैमर से बचाता है। कैसे बचाता है अभी मैं आपको प्रैक्टिकल के जरिए समझाने वाला हूँ। तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ और उसके जरिए समझाता हूँ। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, पीएचपी के अंदर वैलिडेशन को समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एक फॉर्म ऑलरेडी बना के रखा हुआ है और इस फॉर्म का जो सोर्स कोड है अभी मैं आपको समझाऊंगा, बहुत अच्छे से समझाऊंगा, एक एक चीज़ समझाऊंगा कैसे काम कर रहा है। बट पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि एक्चुअल में वैलिडेशन क्या होता है। अभी मान लीजिए कि इस फॉर्म को फिल करा जाए, तो एक बार मैं फॉर्म को फिल करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने फॉर्म को फिल करा और जैसे ही मैं सबमिट पर क्लिक करता हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। यहाँ पर देखिए आउटपुट में भी जो हमने फॉर्म में फिल करी थी एंट्रीज वो शो हो गई हैं। और अगर ये काम हमने डेटाबेस के साथ किया होता है, यानी हमने इस फॉर्म को डेटाबेस के साथ कनेक्ट किया होता तो ये जो एंट्रीज हैं डेटाबेस में जा चुकी होती। ये सब काम मैं आपको आगे आने वाले वीडियोज़ में ज़रूर बताऊँगा कि फॉर्म से हम डेटा को कैसे डेटाबेस में भेजते हैं। अभी मैं आपको फॉर्म के अंदर वैलिडेशन सिखा रहा हूँ। ओके, अब देखिए पहली बार तो मैंने फॉर्म को फिल करा। अब मान लीजिए कोई स्पैमर है, वो स्पैमिंग करना चाहता है, या कोई हमारी वेबसाइट के अंदर जो फॉर्म वाला ऑप्शन होता है, आपने सभी वेबसाइट में लमसम कॉन्टैक्ट अस में इसी तरह का एक फॉर्म देखा होगा। तो वहाँ पर क्या होता है, स्पैमर से बचने के लिए फॉर्म के अंदर वैलिडेशन लगाए जाते हैं। कैसे, देखिए मैं बताता हूँ। एक बार दोबारा रिलोड करते हैं फॉर्म को। ओके, अब देखिए अगर इस फॉर्म को कोई बिना फिल करे सबमिट बटन पर क्लिक कर दे तो क्या होगा। देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिक एरर्स आ गई हैं और ये एरर्स का मतलब ये है कि आपने नेम को फिल नहीं करा है, आपने ईमेल एड्रेस नहीं एंटर किया है और बिना ये दोनों चीज़ एंटर करें, क्योंकि मैंडेटरी क्या है, नेम और ईमेल देना। अगर आप मैसेज नहीं भी देना चाहें तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको अपना नाम और ईमेल एटलीस्ट देना पड़ेगा अगर आप किसी वेबसाइट का फॉर्म फिल कर रहे हैं। तो आपको ये जो वैलिडेशन है सभी वेबसाइट के अंदर जो कॉन्टैक्ट अस वाला फॉर्म होता है वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि स्पैमर क्या कर सकते हैं, यहाँ पे स्पैमिंग कर सकते हैं, ब्लैंक भेज देंगे, या देखिए और भी मैं भी आपको वैलिडेशन बताऊंगा। तो जब हमने नेम नहीं डाला और ईमेल एड्रेस नहीं डाला तो ये देखिए दोनों एरर मैसेज आ गए और इसमें हमें बता रहा है कि नेम जो है वो आपको डालना जरूरी है और ईमेल एड्रेस आपको डालना जरूरी है। तो यहाँ पर हमने मैंडेटरी के लिए वैलिडेशन लगाया हुआ है कि अगर कोई बिना नेम और ईमेल एड्रेस एंटर करे सबमिट पर क्लिक करता है तो वो डेटाबेस में सबमिट ही नहीं होने देगा। तो उसको कम से कम ये दोनों एंट्री तो डालनी ही पड़ेगी, चाहे वो मैसेज एंटर करे या ना करे, जो भी इस फॉर्म को फिल कर रहा है। तो एक टाइप का वैलिडेशन तो देखिए इस फॉर्म में हमने ये लगा रखा है। और देखिए हमने क्या कर रखा है कि अगर कोई नेम में नंबर्स एंटर करता है और देखिए ईमेल एड्रेस में भी वो गलत ईमेल एड्रेस डालता है, देखिए कैसे, देखिए ईमेल एड्रेस में भी नंबर डाल दिया और नेम में भी नंबर डाल दिया और कोई सबमिट पर क्लिक करता है, तो देखिए फ्रेंड क्या हुआ कि नेम में हमने क्या डाला था, नंबर्स डाला था, इसलिए यहाँ पर लिखा आ गया कि ओनली लेटर्स अलाउड। ठीक है, ऐसी ईमेल एड्रेस का जो फॉर्मेट था वो हमने गलत डाला था, एक्चुअल में हमने नंबर्स डाला था, तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया इनवैलिड ईमेल फॉर्मेट। अगर हम सब कुछ सही करते हैं और उसके बाद सबमिट पर क्लिक करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई एरर्स नहीं बताएगा और डेटाबेस में डेटा चला जाएगा। तो चलिए मैं आपको एक बार और यहाँ पर फॉर्म को फिल करके दिखाता हूँ सही से। तो यहाँ पर मैंने देखिए एक बार और फॉर्म को फिल किया और सबमिट पर क्लिक करा, तो जो डेटा है वो सबमिट हो चुका है। और अगर कोई फ्रेंड इस फॉर्म को फिल करता है और वो स्पैमिंग करने की कोशिश कर रहा है या वो गलत टाइप का डेटा एंटर कर रहा है तो वैलिडेशन लगा होने की वजह से वो गलत डेटा एंटर नहीं कर पाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम फॉर्म वैलिडेशन को जानेंगे कि कैसे हम फॉर्म पर वैलिडेशन लगा सकते हैं। तो चलिए अब हम इसके सोर्स कोड पर चलते हैं और एक एक लाइन को समझते हैं। तो फ्रेंड देखिए मैंने यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन कर लिया और इसमें ऑलरेडी एक फाइल बनाकर रखी हुई है ताकि मैं टाइम को बचा पाऊँ और आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझा पाऊँ। तो फाइल को मैंने नाम दिया हुआ है फॉर्म विथ वैलिडेशन .php। तो php वाली फाइल है और इसका नाम है फॉर्म विद वैलिडेशन। और यहाँ पर मैंने देखिए एक कंप्लीट यहाँ पर वैलिडेशन वगैरह लगाकर एक कंप्लीट कोड को लिखा हुआ है। और यहाँ पर हम पहले समझते हैं कि फॉर्म कहाँ से बना है, मतलब फॉर्म वाले टैग कहाँ से। तो पहले मैं आपको फॉर्म दिखाता हूँ। तो स्क्रॉल करके नीचे आ रहा हूँ। तो फ्रेंड यहाँ से देखिए जहाँ पर आपको अभी पॉइंटर दिखाई दे रहा है और फॉर्म टैग आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा।
तो यहाँ से हमने फॉर्म टैग को स्टार्ट किया क्योंकि हमें फॉर्म बनाना था, और अभी जो मैंने आपको फॉर्म दिखाया है वो यहीं से बना हुआ है, यानी यहाँ से इसका कोड लगा हुआ है फॉर्म बनाने का। और मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि फ्रेंड, यदि आप फॉर्म को अच्छे से बनाना सीखना चाहते हैं तो मैंने आपको ऑलरेडी HTML में फॉर्म को बनाना सिखा दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो पहले आप फॉर्म बनाना अच्छे से सीखना। मैं यह मान के चल रहा हूँ कि आप PHP तब सीख रहे हैं जब आपको HTML CSS और जावास्क्रिप्ट आता है, क्योंकि PHP देखिए बात की लैंग्वेज है। कम से कम आपको जो PHP के साथ चलने वाली लैंग्वेज है जैसे HTML CSS वो आती होगी, ऐसा मेरा मानना है। तो मैं यहाँ पर फॉर्म पर ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा, फॉर्म मैंने ऑलरेडी आपको सिखा दिया है, पर फिर भी देखिए आपको समझ में आ जाएगा कि फॉर्म कैसे बना है अगर आपको थोड़ा बहुत भी HTML आता है तो यहाँ पर हमने क्या करा, फॉर्म टैग स्टार्ट किया। ओके, और अभी देखिए यहाँ से जो मेथड लिखा हुआ है इस लाइन को छोड़ दो। पहले मैं आपको डिज़ाइन दिखा रहा हूँ कि फॉर्म कहाँ से बना। तो फॉर्म यहाँ से बना, ये भी मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ, बट पहले हम फॉर्म देख रहे हैं। तो फॉर्म टैग स्टार्ट हुआ। उसके बाद देखिए फॉर्म टैग के अंदर आपको एक इनपुट बॉक्स दिखाई दे रहा था। चलिए मैं आउटपुट के साथ कंपेयर करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए आपको फॉर्म टैग में सबसे पहले एक इनपुट दिखाई दे रहा है, ये वाला नेम के लिए। तो हमने पहले लिखा हुआ है नेम, तो ये देखिए यहाँ पर नेम लिखा हुआ है, ये यहाँ पर शो हो रहा है। उसके बाद इनपुट लेने से क्या होता है, इनपुट बॉक्स बन जाता है, ठीक है। और इनपुट का टाइप मैंने बता दिया कि इसके अंदर टेक्स्ट एंटर होगा। इनपुट का टाइप कैसा है, टेक्स्ट। और फ्रेंड मैंने क्या करा, इस नेम वाले जो बॉक्स है इसके लिए एक नाम सेट कर दिया, और उसका नाम मैंने यहाँ पर नेम ही रख लिया, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ये मैं आपको बाद में समझाता हूँ क्योंकि इसका काम अलग है। अभी हम सिर्फ फॉर्म डिज़ाइन देख रहे हैं कि डिज़ाइन कैसे बनी। इसके बाद हमने ईमेल लिया, और ईमेल के लिए हमने वापस से यहाँ पर इनपुट बॉक्स बनाया। तो देखिए इनपुट बॉक्स बनाने के लिए इनपुट लिखना पड़ता है, और इसका टाइप भी हमें टेक्स्ट रखना होगा। और उसके बाद हमने लिखा नेम इक्वल टू ईमेल, क्योंकि इसका नाम हमने क्या सेट कर दिया, बॉक्स का ईमेल। ओके, उसके बाद हमने देखिए यहाँ पर एक मैसेज बॉक्स बनाया। एक्चुअल में ये होता है टेक्स्ट एरिया। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड हमने क्या करा है, टेक्स्ट एरिया बनाया है जिसके अंदर क्या किया जा सके, मैसेज को दिया जा सके। तो टेक्स्ट एरिया लिखना होता है। उसके बाद हमने यहाँ पर इसका एक नाम सेट कर लिया, और नाम हमने क्या रख लिया, इसका मैसेज। ओके, अब देखिए टेक्स्ट एरिया में हमें कुछ करना होता है, और वो कुछ क्या होता है, देखिए यहाँ पर हमें रो एंड कॉलम बताने होते हैं, जबकि हमें इनपुट में नहीं बताने होते, लेकिन यहाँ बताने होते हैं रो एंड कॉलम, कि कितना बड़ा हमें ये बॉक्स बनाना है। तो यहाँ पर हमने बोला कि भाई 24 तो क्या हो जाए, कॉलम आपस में मिल जाए और 6 रोज़ मिल जाए। तो अगर आप यूँ काउंट करते हैं तो 6 रोज़ को मिलाकर बनाएं, और अगर आप ऐसे काउंट करते हैं तो 24 कॉलम्स को मिलाकर बनाएं। अगर आप इनको कम या ज़्यादा करेंगे तो ये बॉक्स क्या होगा, छोटा और बड़ा हो जाएगा। तो ये आप चेंजेस करके देखना, ठीक है। तो यहाँ तक हमने देख लिया है, हमने नेम बना लिया, हमने ईमेल बना लिया, और हमने क्या करा, यहाँ पर एक मैसेज बॉक्स बना लिया। अब देखिए यहाँ पर आपको एक बटन दिखाई दे रहा है, सबमिट बटन। ये सबमिट बटन कहाँ से बना है, इसके नीचे देखिए यहाँ पर हमने लिखा हुआ है इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट। तो ऐसा लिखने से क्या होता है, एक सबमिट बटन बन जाता है। और इस सबमिट बटन का भी हमने नेम क्या सेट कर दिया, सबमिट, और इसकी एक वैल्यू सेट कर दी, वो है सबमिट। तो इनका यूज़ है जो आगे चल के अभी आप देखेंगे। तो फ्रेंड देखिए इतने कोड से तो क्या हुआ है, केवल ये फॉर्म का डिज़ाइन बना है। अब ये फॉर्म देखिए केवल डिज़ाइन नहीं है, काम भी तो कर रहा है। काम क्या कर रहा है कि अगर कोई नेम एंटर नहीं करता तो नेम बता देता है, नेम इज़ मैंडेटरी। ऐसी ईमेल इज़ मैंडेटरी बता देता है, ठीक है। नेम में कोई अगर नंबर्स या कुछ और स्पेशल कैरेक्टर एंटर करता है तो बता देता है ओनली अल्फ़ाबेट, ठीक है। और यहाँ पर हमने ऐसी ईमेल के लिए भी फॉर्मेट वाला सेट कर रखी है यार, कि अगर कोई ईमेल एड्रेस कोई गलत सलत डालता है और वो फॉर्मेट मैच नहीं करता है तो यहाँ पर एरर आ जाएगी कि फॉर्मेट मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। क्योंकि एक ईमेल एड्रेस का एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है कि उसमें एक नाम होना चाहिए, @ लगा होना चाहिए, ठीक है। लेकिन कोई ऐसे नंबर वगैरह डाल दे तो वो यहाँ पर ऑटोमेटिक पहचान जाएगा, क्योंकि हमने इसके लिए कोड लिख रखा है। तो ये कैसे किया, अब वो हमें समझना है। अभी हमने क्या करा, फॉर्म बनाना देखा। तो फ्रेंड अब क्या करना पड़ेगा, हमें इस फॉर्म से इनपुट लेना पड़ेगा। अब ये फॉर्म क्या करेगा, रिक्वेस्ट भेजेगा PHP के पास। क्यों, क्योंकि क्या होता है, ये काम HTML का नहीं है। फॉर्म तो किसने बनाया है, HTML ने बनाया है, लेकिन ये देखिए एरर्स, ये वैलिडेशन शो करना, ये काम है PHP का। और इसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा फॉर्म टैग था उसके अंदर हमें एक मेथड बताना पड़ेगा कि कौन सा मेथड हम यूज़ कर रहे हैं फॉर्म से डेटा को कलेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पर हमने फॉर्म से डेटा कलेक्ट करने के लिए पोस्ट मेथड यूज़ करा। तो मैंने आपको इससे प्रीवियस वाले वीडियो में पोस्ट और गेट दोनों तरह के मेथड का यूज़ करना बताया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो पहले आप वो वीडियो देखो, आपको और अच्छे से समझ में आएगा।
उसके बाद हमने एक्शन में देखिए, इससे प्रीवियस वाले वीडियो में हमने पीएचपी फाइल का नाम लिखा था, लेकिन यहाँ पर हमने एक्शन में पीएचपी फाइल का नाम नहीं लिखा है। यहाँ पर हमने एक अलग से देखिए सर्वर ग्लोबल वेरिएबल का यूज़ करा है, $_सर्वर, ठीक है। और ये PHP_सेल्फ टाइप का एक आर्ग्यूमेंट लेता है। तो यहाँ पर होता क्या है, इस ग्लोबल वेरिएबल का काम क्या है, ये ग्लोबल वेरिएबल क्या करता है, करंट फाइल को रिटर्न करता है, मतलब करंट फाइल का जो भी नाम है ना उसको रिटर्न करता है। अब करंट फाइल कौन सी है, यही फाइल है जिसमें हमने कोड को लिखा हुआ है कंप्लीट, तो उस फाइल के नाम को रिटर्न करता है। तो फ्रेंड देखिए एक्चुअल में ये $_सर्वर वाला ग्लोबल वेरिएबल कर क्या रहा है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो बहुत आसान सी भाषा में मैं आपको समझाता हूँ कि जो आपका HTML फॉर्म है ना उससे डेटा को कलेक्ट करके PHP के पास भेज रहा है। क्योंकि अगर हम PHP के पास डेटा को नहीं भेजेंगे तब तक वो कैसे पता करेगा कि डेटा सही आ रहा है या गलत आ रहा है, कि फॉर्मेट मैच नहीं कर रहा है। ये सब जो अभी हमने वैलिडेशन देखे थे वो PHP से हो रहा है, HTML फॉर्म से नहीं हो रहा, वो PHP से हो रहा है। तो पहले हमें डेटा को फॉर्म से कलेक्ट करना पड़ेगा, तो ये हमारे फॉर्म से डेटा को कलेक्ट करने में हेल्प कर रहा है, आप ऐसे समझ सकते हैं। लेकिन एक्चुअल में ये करंट फाइल के नेम को रिटर्न करता है। ओके, अब देखिए फ्रेंड हमने यहाँ पर एक फंक्शन को यूज़ करा और फंक्शन का नाम है HTML स्पेशल कैरेक्टर्स। ओके, तो देखिए फ्रेंड इस फंक्शन का काम क्या होता है, फंक्शन क्या करता है कि जो भी स्पेशल कैरेक्टर होते हैं ना उसे HTML की एंटिटीज़ में कन्वर्ट कर देता है। मतलब ये जो $_सर्वर वाला ग्लोबल वेरिएबल है इसे हैकर द्वारा हैक किया जा सकता है। तो हम क्या करते हैं कि जो भी स्पेशल कैरेक्टर वगैरह अगर कोई पास करता है इस वेरिएबल के अंदर, तो ये क्या करेगा, ये वाला फंक्शन उसे HTML की एंटिटीज़ में कन्वर्ट कर देगा। तो उससे ये होता है कि जो हैकिंग वगैरह है वो यहाँ पर आकर रुक जाती है। कोई भी अगर स्क्रिप्ट वगैरह रन करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि क्या होता है कुछ क्रॉस साइड स्क्रिप्टिंग होती है जिन्हें चलाकर वेबसाइट को हैक किया जा सकता है। डेटाबेस में क्या करते हैं, ऐसी फाइल्स को ट्रांसफ़र कर देते हैं, स्पैमिंग वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको ये क्या करता है, HTML स्पेशल कैरेक्टर क्या करता है, HTML के एंटिटीज़ में कन्वर्ट कर देता है अगर कोई इसमें कोई स्पेशल कैरेक्टर वगैरह पास किया जाता है। तो किसके अंदर, स्पेशल कैरेक्टर्स को कुल मिलाकर HTML की एंटिटीज़ में कन्वर्ट करता है। और अगर फ्रेंड आप बहुत ही सीधा सीधा समझना चाहते हैं तो इस लाइन को लिखने से HTML फॉर्म से डेटा को कलेक्ट किया जाता है, वो भी सिक्योर तरीके से, आप ऐसे समझ सकते हैं। ओके, अब देखिए फ्रेंड हम क्या कर रहे हैं, आगे हमने जो वैलिडेशन लगाए हुए हैं उनको समझते हैं। तो अब देखिए फ्रेंड मैं आपको एक एक वैलिडेशन समझाता हूँ। तो वापस से हम फॉर्म ओपन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर हम नाम को एंटर नहीं करते हैं और ईमेल एड्रेस को एंटर नहीं करते और सबमिट पर क्लिक कर देते हैं, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा आता है, नेम इज़ मैंडेटरी, ईमेल इज़ मैंडेटरी लिखा आ रहा है। ओके, तो ये कहाँ से आ रहा है वो समझते हैं। तो सबसे पहले तो ऊपर चलते हैं यहाँ पर और यहाँ पर देखते हैं। तो फ्रेंड यहाँ ऊपर देखिए मैंने क्या करा है, क्लास बना ली है। अगर आप ये नहीं जानते तो आपको CSS सीखना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने क्लास बनाई है और उस क्लास के अंदर मैंने कलर का एक कलर कोड सेट कर दिया है, यानी इस क्लास के लिए ये कलर कोड सेट किया गया है, ठीक है। ये कोड है कलर का, थोड़ा सा रेड कलर टाइप का आएगा क्योंकि एरर का कलर क्या होता है, रेड होता है। ये आप बदल के देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है, कलर चेंज हो जाएगा। इसका यूज़ मैंने कर रखा है, एक्चुअल में एक क्लास है तो अभी मैंने इसका नीचे यूज़ कर रखा है, इसलिए मैंने आपको ऊपर ये बता दिया कि मैंने यहाँ पर एक क्लास बनाई हुई है। अब देखिए फ्रेंड यहाँ पर मैंने दो वेरिएबल बनाए हुए हैं, एक है नेम एरर और एक है ईमेल एरर, ठीक है। तो ये दोनों वेरिएबल क्यों बनाए गए हैं, क्योंकि एक तो नेम से रिलेटेड एरर आ रही है, एक ईमेल से रिलेटेड एरर आ रही है। उसके अलावा 3 वेरिएबल और नीचे हैं, एक नेम है, एक ईमेल है और एक मैसेज है। ये डेटा को कलेक्ट करने के लिए बनाए गए हैं और ये एरर्स को कलेक्ट करने के लिए बनाए गए हैं, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड हमने यहाँ पर क्या करा, यहाँ पर हमने इफ़ की हेल्प से ये चेक करा है कि जो सुपर ग्लोबल वेरिएबल है सर्वर, उसके पास कौन से टाइप का मेथड आया है, जो रिक्वेस्ट आई है वो किस टाइप के मेथड से आई है, पोस्ट से आई है, गेट से आई है। इससे प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने आपको पोस्ट और गेट क्लियर करा था। तो इस वाले एग्जांपल में हमने पोस्ट ही यूज़ करा है। देखिए फॉर्म के अंदर यहाँ पर पोस्ट मेथड यूज़ हो रहा है, देखिए यहाँ पर हो रहा है ना। तो यहाँ पर क्या गया है, पोस्ट, तो पोस्ट से मैच कर गया, यानी कंडीशन ट्रू हो गई। ओके, क्योंकि मेथड कैसा है हमारा, पोस्ट है। कंडीशन ट्रू होते ही ये इफ़ की बॉडी में आएगा और यहाँ पर हमने एक और इफ़ यूज़ किया हुआ है, यानी इस वाली इफ़ की बॉडी में आया तो यहाँ पर हमने एक और इफ़ को यूज़ किया हुआ है। और यहाँ पर देखिए फिर से कंडीशन चेक करी और बोला कि एम्प्टी वाला एक मेथड होता है हमारा, एक फंक्शन होता है एम्प्टी फंक्शन। इसके अंदर हमने बोला सुपर ग्लोबल जो पोस्ट है हमारा, उसको कोई नेम मिला है।
अब इस बात को आपको बहुत ध्यान से समझना है। फॉर्म में फिर से खोलता हूँ, बहुत ध्यान से समझना। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए, अगर मैं इस वाले फॉर्म के अंदर बिना नेम को फिल करे सबमिट कर दूँ तो इस वाले नेम के अंदर कोई भी नेम नहीं आएगा, क्योंकि डेटा कहाँ से कलेक्ट हो रहा है, इस फॉर्म से। ओके, और इस फॉर्म से डेटा कलेक्ट होने पर यहाँ से क्या चला गया, एम्प्टी, यानी ब्लैंक, कुछ भी नहीं गया इस नेम के अंदर। कब, जब बिना फिल करे हमने सबमिट बटन पर क्लिक कर दिया। तो यहाँ पर अगर एम्प्टी चला जाए तो एम्प्टी एक फंक्शन होता है जो ये चेक करता है कि क्या जो डेटा है इस वाले वेरिएबल के अंदर, कौन सा वेरिएबल, सुपर ग्लोबल पोस्ट के अंदर जो डेटा आया है वो क्या खाली है, तो खाली है ना, एम्प्टी, क्योंकि हमने अगर बिना फिल करे सबमिट पर क्लिक कर दिया तो खाली होगा। कंडीशन ट्रू हो गई, कंडीशन ट्रू होती है कहाँ जाएगा, इफ की बॉडी में, और इफ की बॉडी में देखिए हमने वही लिखा हुआ है ना, नेम इज़ मैंडेटरी, और वो किसके अंदर चला जाएगा, इस नेम एरर के अंदर चला जाएगा। ठीक है, कब, जब हम बिना फिल करे सबमिट पर क्लिक कर देंगे। और ऐसे अगर हम बिना ईमेल फिल करे सबमिट पर क्लिक कर देते हैं तो उसको भी हैंडल किया हुआ है, चलिए वो भी बताता हूँ। अभी आप यहीं तक रुकिए, एल्स में हम नहीं जा रहे, अभी हम किसका भी देख लेते हैं, यहाँ पर ईमेल का भी कोड देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर ईमेल का, तो यहाँ पर देखिए अगर ईमेल भी कैसा है, एम्प्टी है, तो ये एम्प्टी फंक्शन से चेक कर लेगा, तो ईमेल एरर वाले इस वेरिएबल के अंदर क्या चला जाएगा, ईमेल इज़ मैंडेटरी, ये चला जाएगा। ठीक, अब देखिए फ्रेंड, ये जो नेम एरर है और ये ईमेल एरर है, ये दोनों वेरिएबल हमने नीचे एरर के रूप में यूज़ कर रखे हैं। कहाँ पर, चलिए चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमने क्या करा, स्पेन से हमारी क्लास को कॉल करा, जो एरर कलर वाली क्लास है, जिससे वो कलर में आ सके, रेड कलर में आ सके। ठीक है, रेड टाइप का कलर आएगा, वो इसकी वजह से आ रहा है, ये CSS का कोड है। ओके, और किसका कलर रेड हो जाएगा, ये जो सामने लिखा हुआ है इसका। ठीक है, तो ये तो हमने ऊपर मैसेज के रूप में प्रिंट कर रखा है। कहाँ पर कर रखा है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ फॉर्म में, ये देखिए यहाँ पर, ये नहीं, अभी मैं इसकी बात नहीं कर रहा, सिर्फ इसकी कर रहा हूँ। ओके, ये तो कब आएंगे, जब सबमिट पर क्लिक कर देंगे हम बिना फिल करें। तो पहले ये वाला देखिए, ये कहाँ से आया है, इस वाली लाइन से, इस वाली लाइन से। अब आते हैं हम फॉर्म के अंदर, और फॉर्म के अंदर जो हमारा फर्स्ट इनपुट था उसके अंदर देखिए हमने ये लगाई यहाँ पर CSS की क्लास, जो कि कलर को हमारे लिए लेकर आएगी, और ऐसे स्टार लगा हुआ आ जाएगा। और उसके सामने हमने PHP के इको से, इसी के अंदर हमने PHP भी यूज़ कर ली। PHP की यही खासियत है कि इसे कहीं भी यूज़ किया जा सकता है। यहाँ पर हमने PHP का कोड लगाया और इसके अंदर इको से हमने प्रिंट कर लिया उस वेरिएबल को, कौन से वेरिएबल को, नेम एरर। अब बताइए इस नेम एरर में क्या होगा, जब हम बिना फिल करें नेम को सबमिट पर क्लिक करेंगे तो नेम एरर में ऑब्वियसली क्या होगा, यही होगा ना। देखिए यहाँ लिखा हुआ, अभी मैंने आपको समझाया क्या, यहाँ पर देखिए नेम इज़ मैंडेटरी, तो यही प्रिंट हो जाएगा। नीको क्या प्रिंट कर देगा, नेम इज़ मैंडेटरी। ऐसी ईमेल वाला भी क्या प्रिंट कर देगा, ये ईमेल एरर वाले वेरिएबल में क्या होगा, ईमेल इज़ मैंडेटरी। तो यहाँ पर चलिए फॉर्म में चलते हैं हम वापस, बहुत आराम से आपको समझना है। अगर आपको एक दो बार वीडियो को दोबारा देखना पड़े तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से समझेंगे, समझ में आएगा। ओके, तो यहाँ पर हम ईमेल वाले में चल रहे हैं। यहाँ पर आप नोटिस करें, वापस हमने वही क्लास यूज़ करी ताकि कलर वही मिले हमें, और स्टार का ये सिंबल लगा हुआ आएगा मैंडेटरी वाला। और इसके बाद देखिए यहाँ पर ईमेल एरर में क्या है, ईमेल इज़ मैंडेटरी, वो प्रिंट हो जाएगा, इको से प्रिंट कर देगा। तो ये दोनों काम कैसे हुए वो आपको समझ में आ गया कि हमने ऊपर हैंडल कर रखा है उससे हुआ है। तो देखिए जैसे हम सबमिट पर क्लिक करते हैं तो ये प्रिंट हो गए, यहीं हो रहे ना, इनपुट के बाद ही, इनपुट के बाद ही हो रहे, इनपुट बॉक्स के बाद। तो क्यों हो रहे हैं वो, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है कोड, ये नेम वाला रहा और ये ईमेल वाला रहा। आगे आपको समझ में, एक टाइप का तो हमने ये हैंडल कर रखा है, नेम इज़ मैंडेटरी और ईमेल इज़ मैंडेटरी। एक चीज़ और देखना फ्रेंड कि हमने यहाँ पर इन दोनों टाइप के वैलिडेशन के अलावा एक एक वैलिडेशन और लगा रखा है कि नेम वाले इस बॉक्स के अंदर, यानी इस इनपुट के अंदर अगर कोई नंबर्स डालता है या सिंबल्स एंटर करता है तो वो बताएगा, ठीक है, तब भी वो एरर बताएगा। और अगर ईमेल का जो फॉर्मेट है वो भी सही नहीं है तब भी वो एक एरर टाइप का यहाँ पर बताएगा, ठीक है, कि फॉर्मेट सही नहीं है। तो वो भी हमने उसका भी कोड लिख रखा है, तब जाके वो हो रहा है। अभी तो मैंने आपको ये दोनों मैंडेटरी वाला समझा दिया कैसे हुआ, अब वो वाला भी समझ लीजिए। अब देखिए फ्रेंड यहाँ पर वापस मैं इसी वाले इफ़ के अंदर आ गया हूँ। ये वाला तो मैंने आपको समझा दिया ना, इफ़ कि ये कब चल जाएगा, जब एम्प्टी होगा। लेकिन मान लो एम्प्टी नहीं है और इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ है, इस फॉर्म से कुछ ना कुछ तो फिल करा गया है, वो भले ही नंबर्स में है। तो उसके लिए मैंने क्या करा हुआ है वो देखिए, इस फॉर्म से अगर हमने जैसे 1 2 3 डाल दिया, ठीक है,
और यहाँ पर हमने एक ईमेल एड्रेस भी ऐसे कुछ डाल दिया और अब हम सबमिट पर क्लिक करते हैं। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पर क्या हुआ है कि एंट्री तो गई है कुछ ना कुछ, और गलत टाइप की एंट्रीज गई हैं कि नेम 123 नहीं हो सकता और ईमेल 123 नहीं हो सकता। तो इसको भी हमने वैलिडेशन के रूप में हैंडल किया है, और कैसे किया है वही मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, जब इस वाले पोस्ट को कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी, चाहे वो भली 1 2 3 4 5 क्यों ना हो, भली वो नंबर्स क्यों ना हो, ऐसी ईमेल को भी कुछ ना कुछ नंबर्स के रूप में एंट्री मिल गई या डेटा मिल गया, तो यहाँ पर क्या होगा, चेक होगा कि एम्प्टी तो नहीं है। वो एम्प्टी तो नहीं है ना, ऑब्वियसली एम्प्टी होता तो ये चल जाता, तो फिर वो एल्स में आ जाएगा, क्योंकि पहली वाली कंडीशन क्या होगी, फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि वो एम्प्टी तो नहीं है। ठीक है, एल्स में आने के बाद अब हमने क्या करा, एक टेस्ट इनपुट नाम के फंक्शन को कॉल करा। तो ये टेस्ट इनपुट नाम का फंक्शन कहाँ है, इसे देखिए मैंने नीचे डिक्लेयर किया हुआ है। अब इस फंक्शन का भी काम समझ लीजिए, बहुत काम आएगा। यहाँ पर देखिए एक फंक्शन बनाया हुआ है मैंने। फंक्शन कैसे बनाते हैं ऑलरेडी मैं आपको सिखा चुका हूँ। फंक्शन वाला चैप्टर को अगर आपने देखा है तो आपको मालूम होगा फंक्शन ऐसे ही बनाते हैं यहाँ पीएचपी के अंदर। तो टेस्ट इनपुट नाम से एक फंक्शन बनाया हुआ है, और इसको मैंने एक आर्ग्यूमेंट के रूप में यहाँ पर एक वेरिएबल लिया हुआ है, वो है $data नाम से एक वेरिएबल बनाया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर डेटा कहाँ से आएगा, डेटा यहाँ से आएगा। इस फंक्शन में डेटा कहाँ से पास होगा, यहाँ से, जहाँ से ऐसे कॉल किया गया है, यानी यहाँ से। तो जो हमने नेम पास किया है 1 2 3 4 5, वो पहले क्या होगा, इसमें जाएगा, किसमें, यहाँ पर डेटा में आ जाएगा। अब एक्चुअल में क्या होता है कि जो डेटा फॉर्म से कलेक्ट किया जाता है ना, उस डेटा को डायरेक्ट डेटाबेस में सबमिट नहीं किया जाता, पहले उस डेटा में से कुछ चीज़ें हटाई जाती हैं, और उनको हटाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हमें एक अच्छा डेटाबेस में डेटा को पास करना है तो डेटा से पहले कुछ ऐसी चीज़ें हटानी पड़ती है जो डेटाबेस में नहीं जानी चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पर एक फंक्शन बनाया है, और उस फंक्शन के अंदर हमने कुछ और फंक्शन को यूज़ किया है। तो टेस्ट इनपुट नाम का ये हमारा फंक्शन है, यूज़र डिफाइंड फंक्शन है, लेकिन ये सब बिल्ट इन फंक्शन है। कौन से, ट्रिम, और ये है हमारे पास स्ट्रिप स्लैश HTML स्पेशल कैरेक्टर्स। तो ये सब क्या है, इनबिल्ट फंक्शन है, और ये हमने बनाया है टेस्ट इनपुट। तो जो भी डेटा पास किया गया, यानी 1 2 3 4 5 अभी हमने पास किया, सेम ईमेल से भी हमने 1 2 3 4 5 किया। तो देखिए फ्रेंड, अब आप समझिए, यहाँ पर मैंने होल्ड करके भी रखा हुआ है कि अगर आपके डेटा के अंदर कोई भी वाइट स्पेसेस हैं तो ये ट्रिम नाम का फंक्शन उन्हें क्या करता है, रिमूव कर देता है, और कोई अदर प्री डिफाइंड करेक्टर्स हैं तो उनको भी क्या करता है, ये रिमूव कर देता है। ठीक है, तो हमें यह काम करवाना पड़ता है। तो ट्रिम फंक्शन से हमने क्या करा, पहले डेटा में से जो वाइट स्पेसेस थे उन्हें रिमूव कर दिया। मैं आपको दिखाऊंगा, ये इसका मतलब भी दिखाऊंगा अभी मैं। ओके, नेक्स्ट फंक्शन है स्ट्रिप स्लैशेस। तो ये फंक्शन क्या करता है, जो भी आपके डेटा में जो भी डेटा पास हुआ है ना फॉर्म से, उसमें अगर स्लैश है तो स्लैश को हटा देता है। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन है HTML स्पेशल कैरेक्टर्स। और ये फंक्शन क्या करता है, मैंने आपको बताया कि जो भी डेटा में स्पेशल कैरेक्टर हैं उसको क्या करता है, HTML की एंटिटीज़ में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो ये तीनों फंक्शन चलाना कंपलसरी है। तो हमें अलग अलग ना चलाने पड़े तीनों फंक्शन, तो हमने पहले एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाया, और हमारे डेटा को, जो फॉर्म से डेटा आया ना, उसे पहले इसमें कलेक्ट कर लिया। फॉर्म से डेटा क्या आया है, पहले तो फॉर्म से जो डेटा आया है वो आया है 1 2 3 4 5। ओके, तो 1 2 3 4 5 डेटा है, वो पहले इसमें जाएगा। अभी मैंने आपको बताया ना, कौन सा वैलिडेशन दिखा रहा हूँ मैं आपको, कौन सा वाला, जिसके अंदर ये वाला प्रिंट होने वाला है, ओनली लेटर अलाउड, ये प्रिंट होने वाला है। बट उससे पहले ये वाला फंक्शन यूज़ हो रहा है ना, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि पहले 1 2 3 4 5 किस में जाएगा, वो इस टेस्ट इनपुट वाले फंक्शन के पास इस डेटा वाले वेरिएबल में जाएगा, और यहाँ से ये तीनों फंक्शन उस पर अप्लाई हो जाएंगे, और तीनों का काम मैंने आपको समझा दिया। फिर ये अप्लाई होने के बाद फंक्शन जो डेटा वाला वेरिएबल के अंदर फाइनल डेटा बचा है वो रिटर्न कर दिया जाएगा, किसको, तो देखिए यहाँ पर इस फंक्शन को वापस रिटर्न कर दिया जाएगा, और वो डेटा जो है नेम वाले इस वेरिएबल के अंदर चला जाएगा। साथ ही देखिए यहाँ पर हमने डेटा को कलेक्ट करने के बाद, यहाँ पर हमने डेटा कलेक्ट कर लिया और वो तीनों फंक्शन चला लिए, और उसके बाद डेटा हमारे पास इसमें आ गया। अभी डेटा क्या है, 1 2 3 4 5 हमने पहले ये पास करा था, लेकिन साथ में हमने ये भी चेक किया हुआ है कि यदि एक फंक्शन है, प्रैग मैच फंक्शन है, जो कि ये चेक करता है कि जो डेटा है ना वो अल्फ़ाबेट ही होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हमने उल्टा बोला कि अगर नहीं हो ये वाला डेटा, इससे मिलकर बना हुआ डेटा नहीं हो, किससे, अल्फ़ाबेट से, यानी ये फंक्शन डेटा को मैच करेगा। और कौन से डेटा को, जो नेम में गया है, और नेम में अभी क्या गया है 1 2 3 4 5, हमने यही पास करा था ना, तो वो इससे मैच नहीं करेगा।
ठीक है, नहीं मैच कर रहा हो तो नहीं कर रहा ना, वो कंडीशन कैसी हो गई, ट्रू हो गई। तो ट्रू होते क्या बोला कि नेम एरर वाली इस वेरिएबल के अंदर क्या भेज दो, ओनली लेटर अलाउड। तो अभी के केस में अगर मैंने 1 2 3 4 5 पास करा तो इस बारे वेरिएबल में क्या चला जाएगा, ओनली लेटर्स अलाउड। क्यों चला जाएगा, यहाँ पर देखिए मैंने इस फंक्शन से पहले नोट लगा लिया, नोट की वजह से क्या हो गया, ये ऐसे चेक हो रहा है नहीं मैच कर रहा हो तो ऑब्वियसली नहीं मैच कर रहा ना वो, क्यों, क्योंकि मैच करना चाहिए, वो अल्फ़ाबेट से मिलकर बना होना चाहिए, लेकिन वो तो नहीं बना क्योंकि 1 2 3 4 5 हमने एंटर करा है। तो नेम एरर वाले वेरिएबल में क्या चला जाएगा, ओनली लेटर्स अलाउड। ठीक है, इसलिए वो क्या प्रिंट हो रहा, और ये वाला वेरिएबल हमने कहाँ यूज़ कर रखा है, देखिए वापस से ये कर रखा। तो अगर मैंडेटरी वाली एरर आती है इसमें पहले वो चला जाएगा। अगर कोई क्या करता है ये 1 2 3 4 5 या कुछ भी ऐसा नंबर सिम्बॉल्स एंटर करता है नेम के अंदर, ईमेल के अंदर, तो क्या होगा, ये इस वाले एरर को प्रिंट कर देगा। पहले कंडीशन में तो हमने नेम में एंटर करके देखा था, सेम हमने ईमेल के लिए भी ऐसा ही हमने चेक करके रखा हुआ है। सेम यहाँ पर क्या हुआ है कि अगर एम्प्टी है तो ईमेल एरर में तो ये चला जाएगा जो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया। लेकिन एल्स में कब जाएगा, जब कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, चाहे वो हमने इसमें ईमेल की वैल्यू गलत ही डाली हो, मतलब फॉर्मेट सही नहीं डाला हो, लेकिन उसके अंदर एम्प्टी तो नहीं है, तो वो किस में जाएगा, एल्स में। कंडीशन ट्रू कब होगी, जब खाली होगा, लेकिन जब खाली नहीं होगा तो एल्स में जाएगा। और एल्स के अंदर हमने वापस से टेस्ट इनपुट वाला हमारा फंक्शन यूज़ करा और हमने बोला कि जो ईमेल एज ए डेटा के रूप में आया है उस पर आपको काम करना है इस फंक्शन को। तो फंक्शन वो सभी काम करेगा, कौन से, ये तीनों काम, ट्रिम करेगा, स्लैश हटाएगा और उसे HTML एंटिटीज़ में बदलेगा और वापस से किसको देगा, इसको। लेकिन साथ में हमने ये भी चेक करा है कि वो जो ईमेल आया है वो ईमेल मैच करना चाहिए किससे, जो ईमेल का एग्जैक्ट फॉर्मेट होता है ना उससे मैच करना चाहिए। तो उसको मैच कराने का यहाँ पर एक फंक्शन होता है filter_var। तो हमने बता दिया कि ये हमारा वेरिएबल है जिसमें ईमेल आएगा, ये अपन ने बनाया ना वेरिएबल, कलेक्ट किस में कर रहे हैं हम, ईमेल को, इस वेरिएबल में। और ये एक आर्ग्यूमेंट और रिसीव करता है, हमने लिखा filter_validate_email। तो ऐसा लिखने से जो ईमेल के अंदर ईमेल गया है और वो अगर उसका फॉर्मेट सही नहीं है, या आप वेबसाइट वाला आपने एक फील्ड बनाई हो, इसमें अगर आप वेबसाइट एंटर कर रहे हो उसका फॉर्मेट सही नहीं है, तो ऑटोमेटिक बता देगा इनवैलिड ईमेल फॉर्मेट, इनवैलिड वेबसाइट फॉर्मेट। तो आप वेबसाइट के लिए भी इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नोट क्यों लगाया, नोट इसलिए लगाया, हमने पहले ही बोल दिया कि अगर फॉर्मेट से मैच ना करे तो हमारे वाले केस में मैच नहीं कर रहा ना, क्योंकि हमने अभी क्या डाला 1 2 3। तो ईमेल एरर वाले इस वेरिएबल में क्या चला जाएगा, इनवैलिड ईमेल फॉर्मेट, तभी तो वो प्रिंट हो रहा है। लेकिन अगर हम उस फॉर्म को बिल्कुल सही से भरते हैं, नेम में नेम, ईमेल में हम प्रॉपर ईमेल एंटर करते हैं और मैसेज में हम मैसेज करते हैं और फिर सबमिट पे करते हैं, तो यहाँ पर देखिए फिर से मैं आपको एक बार और यही वाला लॉजिक समझा रहा हूँ। एम्प्टी नहीं है वो, यहाँ पर आते हैं हम, एम्प्टी नहीं है, एम्प्टी नहीं है तो किस में जाएगा, इस फंक्शन में जाएगा। फंक्शन क्या करेगा, उस पर ये टेस्ट इनपुट वाला फंक्शन उस वाले डेटा पर ये तीनों काम करेगा, ट्रिम करेगा, स्लैश हटाएगा और HTML एंटिटीज़ में कन्वर्ट करेगा और वापस से किसको दे देगा, और वापस से डेटा कहाँ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और नेम में चला जाएगा। अब इस नेम वाले वेरिएबल को चाहे हम आगे डेटाबेस के रूप में यूज़ करें, डेटाबेस में अभी हम यूज़ करेंगे इस तरह से, फिलहाल हमने इस नेम वाले वेरिएबल को अभी प्रिंट कर रखा है और डेटा को प्रिंट करके देख रखा है। तो फ्रेंड क्या होगा, ये सब तो कब चलेगा, जब हम गलत टाइप का डेटा एंटर करेंगे और वो एग्जैक्ट मैच कर जाएगा यहाँ पर लिखे हुए कोड से, तो वैलिडेशन एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, और अगर हमने सही सही डाटा एंटर करा तो नेम में नेम चला जाएगा, यहाँ पर देखिए, और ऐसे सेम ईमेल में, यहाँ पर ईमेल में ईमेल चला जाएगा। और ये सब तो मैंने आपको समझा ही दिया है कि सब कब चलेगा। तो नेम में नेम चला गया, ईमेल में ईमेल चला गया, और यहाँ पर देखिए हमने मैसेज के लिए भी बना रखा है, लेकिन मैसेज को ये मैंडेटरी नहीं होता है। दो चीज़ें मैंडेटरी होती है, एक होता है नेम और एक ईमेल। और अगर आप करना चाहो मैसेज को भी मैंडेटरी, तो मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। आप मैसेज को भी कर लेना ऊपर वाले कोड को देख के, जिसको भी मैंडेटरी करना है आप ऐसे ऊपर वाले कोड को देख के कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैसेज मैंडेटरी नहीं होता, इसलिए यहाँ पर सिंपली हमने रिसीव करा। और यहाँ पर देखिए हमने बोला कि अगर एम्प्टी भी हो तब भी मैसेज को क्या मान लिया जाए, ब्लैंक। यहाँ पर देखिए ब्लैंक, मैसेज में क्या चला जाए, ब्लैंक। अगर वो एम्प्टी भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर कोई मैंडेटरी वाला कोई वैलिडेशन नहीं लगा हुआ है, मैसेज के लिए नहीं है। ठीक है, और अगर मैसेज क्या हो, एम्प्टी नहीं भी है और कुछ ना कुछ फिल किया गया है, तो एल्स में चला जाएगा
और यहाँ पर मैसेज में जो भी आपने पास किया होगा वो टेस्ट इनपुट वाला फंक्शन पहले तो वो तीनों फंक्शन चला देगा और उसके बाद वापस मैसेज वाले इस वेरिएबल में ले लेगा। कुल मिला के हमारे पास 3 मेन वेरिएबल है, नेम, ईमेल और मैसेज। और वैलिडेशन एरर्स तब आएंगी जब हम फॉर्म में गलत डेटा एंटर करेंगे, तब वैलिडेशन वाली एरर्स आएंगी। अगर सही फॉर्म फिल किया गया होगा इन तीनों वेरिएबल में डेटा चला जाएगा। और लास्ट में देखिए मैंने इन तीनों वेरिएबल को प्रिंट कर रखा है, ये देखिए यहाँ पर फॉर्म टेक क्लोज हो रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने PHP स्टार्ट करी और तीनों वेरिएबल को प्रिंट कर रखा है, ये रे। तो अगर हम सही फॉर्म फिल करते हैं तो डेटा हमारे सामने आउटपुट के रूप में आ जाएगा। आगे चल के हम इन वेरिएबल्स को ही यूज़ करके डेटाबेस में डेटा को भेजेंगे। फिलहाल अभी हमने प्रिंट करके देख लिया, लेकिन आगे चल के डेटाबेस में भेजना भी हम सीखेंगे। ओके, चलिए मैं आपको एक बार और फॉर्म से प्रॉपर आउटपुट दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं दोबारा से फॉर्म को लोड करता हूँ और यहाँ पर फॉर्म को फिल कर लेता हूँ। ओके, मैंने फॉर्म फिल किया और सबमिट पर क्लिक करा। देखिए कोई भी वैलिडेशन एरर्स नहीं आई है क्योंकि गलत किया ही नहीं। और यहाँ पर देखिए डेटा शो भी हो गया। लास्ट में हमने वेरिएबल को प्रिंट कर रखा इको से, इसलिए देखिए डेटा शो हो गया है। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पर टेस्ट इनपुट वाले इस फंक्शन के अंदर मैंने एक और बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करा है, वो है ट्रिम। क्यों यूज़ करा है मैं चलिए आपको फॉर्म से बताता हूँ कि इसका काम क्या है। मैं यहाँ पर फॉर्म को दोबारा फिल कर रहा हूँ और यहाँ पर देखिए मैंने स्पेस स्पेस इतनी बार स्पेस कर दिया और यहाँ पर कुछ लिखा। ओके, और जैसे ही मैं सबमिट पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए स्पेस नहीं आया, स्पेस रिमूव हो गया। तो वो क्यों हो गया स्पेस रिमूव? क्योंकि हमने ट्रिम वाला फंक्शन यूज़ करा है। अगर ट्रिम फंक्शन यूज़ नहीं करा होता तो अननेसेसरी स्पेस हो जाते, ठीक है, तो इसलिए वो फंक्शन वहाँ पर यूज़ किया गया है। ओके फ्रेंड, कुछ इस तरह से ट्रिम फंक्शन वहाँ पर काम कर रहा है, बाकी के फंक्शन भी बैकएंड में काम करते हैं कुछ इसी तरह से अपना अपना। ओके फ्रेंड, तो ये था PHP के अंदर फॉर्म वैलिडेशन। आई होप फ्रेंड आपको वीडियो पसंद आया हो। यदि फ्रेंड आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।